नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और लेकर हाजिर है एक और शो आपके लिए। और आज बात होने जा रही है ऑनलाइन गैम्बलिंग की, क्योंकि हाल ही में इनफैक्ट जो तमिलनाडु सरकार है उसने एक अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस पास किया है जो ये कहता है कि राज्य में ऑनलाइन गैम्बलिंग नहीं हो सकेगी। अब इस पूरी खबर पे तो विस्तार से हम आपको बता देंगे कि हुआ क्या है, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग और उसके अंदर ऑनलाइन गैम्बलिंग, कहीं रमी कहीं पोकर, और इन सब के चलते जो हो रहा है कि देश का युवा, उसमें बच्चे भी शामिल हैं और बड़े भी शामिल हैं। कई घटनाएं देश भर में घटती हुई नजर आती हैं। कहीं आत्महत्याओं की बात सुनी है, कहीं किसी ने किसी से गेम के लिए पैसे उधार लिए, 2 लोगों में घट गई, हत्याएं तक हो गई, बहुत कुछ हुआ। और गैम्बलिंग एनी डे कोई एक बहुत अच्छी बात नहीं है कि जुए की लत किसी को लगे, और हो यही रहा है कि यहाँ पर लोगों का नुकसान हो रहा है। लोग अपनी कमाई उड़ा रहे हैं, अपनी बचत उड़ा रहे हैं, उसमें जान तक जा रही है। तो इस पर ये एक मामला आया है। अब डिटेल में आपको बताएंगे, उस पर आज चर्चा होनी है। तो आइए सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि मामला पूरा है क्या। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है। तमिलनाडु में बैन के लिए एक ऑर्डिनेंस, जैसा मैंने आपसे कहा कि तमिलनाडु सरकार ने एक अध्यादेश यहाँ पर पास कर दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि वो अब बैन लगा देंगे इस प्रैक्टिस के ऊपर, ऑनलाइन गेमिंग पर। हाई कोर्ट ने बैन को खारिज कर दिया था। ये भी आपको याद होगा, नवंबर 2020 में लगाया था तमिलनाडु सरकार ने बैन। यानी ये सरकार पहले भी बैन लगा चुकी थी, लेकिन मामला हाई कोर्ट में गया, उन्होंने खारिज किया। अब ये ऑर्डिनेंस और अध्यादेश लेके आए। फिर इन्होंने उस हाई कोर्ट के, यानी तमिलनाडु सरकार ने हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक सरकार भी लगभग इसी तरह की चीज लेके पहुंची थी। एससी ने गेमिंग कंपनियों का से अब इस पर जो है वो जवाब मांगा है कि आप बताइए कि इस पर आपका क्या रुख है और आप इसे कैसे देखते हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक की याचिका है ऑलरेडी वहां पर, और रास्ते की तलाशने की कोशिश की जा रही है। अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ये इन कंपनियों से जवाब मांगा है। इधर केरल, आंध्र, तेलंगाना ने भी कुछ ऐसे ही प्रयास किए हैं। आप देख रहे हैं दक्षिण भारत के ज़्यादातर राज्यों ने इस प्रैक्टिस को ठीक नहीं माना है और इस पर लगातार उनका काम जारी है। कुछ मामले कोर्ट में पहुंचे हैं और कुछ मामलों में उन्होंने कहा है कि हम आगे इसको देखते हैं। अब कोर्ट भी इसकी सुनवाई करने की बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वो कलेक्टिवली करेगा। केंद्र सरकार ने भी एक टास्क फोर्स इसके लिए बनाया, राजीव चंद्रशेखर साहब की अध्यक्षता में, और कानून में गैम्बलिंग राज्यों का विषय है, ये बात भी हम सब जानते हैं। और टास्क फोर्स का भी जो निष्कर्ष था वो कुछ ऐसा है कि इसके लिए थोड़ी सेल्फ रेगुलेशन की बात वहां से निकल कर आ रही है। और चूंकि गैम्बलिंग जो है वो आपको पता है गोवा में होती है, देश में, सिक्किम में लॉटरी, ये सब चीज़ें अलाउड हैं, गैम्बलिंग अलाउड है। उनके तर्क ये है कि उनके पास आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं है, इसलिए उन्हें ये दिया जाए कि वो अपने नियम बना सके, लेकिन दूसरे राज्य इसे ठीक नहीं मानते। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मामला अब ऑनलाइन पे चला गया। देख लीजिए, गैम्बलिंग तो किसी भी फॉर्म में अच्छी नहीं है, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, लेकिन ऑफलाइन गैम्बलिंग इतनी आसानी से व्यक्ति वहां तक पहुंचता नहीं है। लेकिन एक मोबाइल और ऑनलाइन गैम्बलिंग कहीं पर भी शुरू। अब उसे गेमिंग में गिनिए, गैम्बलिंग में गिनिए, कैसे भी गिनिए, लेकिन मामला थोड़ा संगीन है। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है खिलाड़ी अड्डा के सीईओ सत्यम रस्तोगी साहब, खेतान कंपनी के पार्टनर अभिषेक रस्तोगी जो एक जाने माने वकील हैं, और फैन क्लैश की को फाउंडर ऋचा सिंह। तो फैन क्लैश और खिलाड़ी अड्डा दोनों ही गेमिंग प्लेटफॉर्म है। हालांकि इनाम यहाँ पर भी होते हैं, कैश प्राइजेस यहाँ पर भी होते हैं, लेकिन सीधी सीधी गैम्बलिंग यहाँ नहीं है। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो सत्यम, आपसे ही कर रहा हूँ। अब जो तमिलनाडु सरकार ने फैसला लिया, उन्होंने पहले बैन किया, मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने उनके खिलाफ वहां पर रुख अपनाया, लेकिन अब वो अध्यादेश ही ले आए हैं, ठीक है, कि इसे बंद कीजिए। उनके तर्क हैं कि इससे लोगों का नुकसान हो रहा है, उनकी बचत खत्म हो रही है, कहीं आत्महत्या के केसेस सामने आ रहे हैं। कुल मिलाकर ये समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए और खासतौर पे युवाओं के लिए सही नहीं है। तर्क बाकी होते रहेंगे, इस पर आपका क्या कहना है?
धन्यवाद। मेरा सिंपल यही कहना है कि जैसा कि ये डिसअपॉइंटिंग है थोड़ा सा, क्योंकि अगर हाई कोर्ट से पहले देखें तो 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने भी यही साफ क्लियर किया था कि रमी है वो गेम ऑफ स्किल में कंसीडर किया जाएगा, और जितने भी ऑनलाइन गेम्स हैं जो कि गेम ऑफ स्किल में कंसीडर होते हैं उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और वो जितनी भी कंपनीज गेम ऑफ स्किल को अपने प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड करती हैं, जो भी गेम्स गेम ऑफ स्किल के अंदर कंसीडर होते हैं, वो गेम्स अगर वो अपने प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड कर रहे हैं तो वो लेजिटिमेट तरीके से अपना बिजनेस को रन कर सकते हैं और वहां पे कोई इशू नहीं होना चाहिए। साथ साथ में जो ये जजमेंट आया है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग इसलिए है कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी मैं कहूं कि वो चीज सही है, लेकिन जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि जो गेम ऑफ स्किल है वो बिल्कुल कंसीडर होना चाहिए और वो एक तरीके की लेजिटिमेट प्रैक्टिस है बिजनेस में, तो वो प्रॉपर तरीके से फॉलो होनी चाहिए, और जो कि हो रही थी। और उसके बाद जो अभी रिसेंटली जैसा कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें भी वो केस अभी चल ही रहा था, वो भी खत्म भी नहीं हुआ था। अभी जो बड़े प्लेयर्स हैं इस इंडस्ट्री में उनसे रिस्पॉन्सेज मांगे गए थे जो कि आने बाकी थे, और उसकी हियरिंग भी अभी बाकी थी, लेकिन उसके बीच में ही इस ऑर्डिनेंस को पास करा गया, तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है हमारे जैसे जो स्किल बेस्ड प्लेटफॉर्म है उनके लिए। और दूसरी बात कि इसमें जो लॉस हो रहा है वो ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज कि जितने भी हम प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन गेमिंग के जो कि स्किल बेस्ड गेमिंग को प्रमोट करते हैं, हम लोग खुद अपने अकॉर्डिंग जितने भी नॉर्म्स हैं, जितने भी रूल्स हैं, वो हम खुद से फॉलो करते हैं। रिस्पॉन्सिबल गेमिंग हो गया, ताकि हम अपने आप से अपने प्लेयर्स को अलर्ट दे पाए, मेजर्स जितने भी ले सकते हैं कि आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम इन्वेस्ट कीजिए गेम में, लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट कीजिए गेम में, और जितने भी गेम्स हम लोग एक्चुअल में अपने प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड करते हैं फुल्ली स्किल्ड होते हैं, और एज अ प्लेटफॉर्म खिलाड़ी एट द ई स्पोर्ट्स और फैंटेसी स्पोर्ट्स में है। सो हम लोग जितने भी गेम्स हैं वो सारे प्रॉपर्ली स्किल बेस्ड है, तो बेसिकली अपना जो यूजर है, जो प्लेयर है, वो अपना टाइम इन्वेस्ट करता है, अपना दिमाग इन्वेस्ट करता है, उसके बाद कुछ पैसे बनाता है एक्चुअल में, तो वो एक्चुअल में कोई गैम्बलिंग नहीं कर रहा है, वो अपने स्किल सेट पे पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। सो वो कहीं से गलत नहीं है, और बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि कुछ ऐसा दुर्घटना सी होती है जो कि अनफॉर्चुनेट है, और हालांकि ये सारी इंडस्ट्री में होता है। उसके चक्कर में आप किसी भी इंडस्ट्री को बैन नहीं कर देंगे कोई भी स्टेट, क्योंकि ऐसा नहीं, स्टॉक ट्रेडिंग में भी बहुत लोगों को लॉस होता है जो कि उधार लेके पैसे स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं। सेम चीज वहां पर है कि वो आप कंपनी की एनालिसिस कर रहे हो, आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो और आप पैसे बना रहे हो। सेम चीज यहाँ पर है कि आप अपना स्किल सेट है, आपको गेम्स की नॉलेज है, आपको पता है कैसे खेलना है, आप उस सेम गेम की नॉलेज को इन्वेस्ट कर रहे हो और वहां से पैसे बना रहे हो, तो वो थोड़ा सा सिमिलर प्रैक्टिस है, बट इसको थोड़ा सा गलत तरीके से लिया जा रहा है। बाकी जो भी और हम तो चाहते हैं कि गवर्नमेंट खुद से इसके लिए कोई रेगुलेटेड बॉडी बनाए जो कि इस पूरे उसको रेगुलेट करे। जी ठीक है, चलिए। तो रिचा, क्या जुआ खेलने में और स्किल सेट होने में एक बहुत बारीक सी लाइन होती है, क्या आप भी यही कहेंगे कि ये सब स्किल सेट का काम है, ये कोई गैम्बलिंग नहीं है और इसको ऐसे नहीं देखा जाना चाहिए? गैम्बलिंग को जैसे देखा जा रहा है वैसे देखा जाना चाहिए, जो गैम्बलिंग नहीं है उसको गैम्बलिंग की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। इंटरनेट जब आया, वन ऑफ द फर्स्ट, सबसे पहले जो यूजर्स हुए वो ऐसे थे जो मोस्टली कंट्रीज में बैन है, और वो एक्टिविटी इंटरनेट से बैन की गई। इंटरनेट नहीं बैन कर देना चाहिए क्योंकि उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट है जॉब्स पे, अगले 10 साल पे हम लोग फ्यूचर से पीछे छूट जाएंगे। तो सत्यम सही बोल रहे हैं कि जो चीज स्किल है या नहीं है उसको आप सही से टेस्ट करिए और स्किल को स्किल की तरह ट्रीट करिए। और बहुत अच्छा एग्जांपल इन्होंने स्टॉक मार्केट का लिया कि बहुत सारे रिटेल यूजर्स, मोस्टली जाना जाता है कि वो स्टॉक मार्केट में पैसा लूज ही करते हैं, लेकिन उसके लिए हम स्टॉक मार्केट नहीं बंद कर सकते। उस यूजर के ऊपर उसको आप खुद की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि उसका स्किल कहाँ है, और अगर स्टॉक मार्केट एक लेजिटिमेट बिजनेस है तो सिमिलरली कोई भी चीज जो स्किल है, और मेरे ख्याल से पोकर, क्योंकि कंसिस्टेंट वर्ल्ड चैंपियंस होते हैं। आप मेरे अगेंस्ट आज फैंटेसी में बेटर टीम नहीं बना पाएंगे, सत्यम भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मैं फैंटेसी बिजनेस से हूँ, तो मेरी कंसिस्टेंट स्किल है, मैं एक बेटर स्किल ओन करती हूँ। तो स्किल से किसी भी आदमी का फंडामेंटल राइट है राइट टू लाइवलीहुड, जो कहते हैं कि अगर आपकी कोई लीगल स्किल है ढंग की तो आप उससे अपनी लाइवलीहुड चला पाओ। तो बस गैम्बलिंग को निपटाने के चक्कर में आप लोगों का स्किलहुड मत ले लो, कंट्री के जॉब मत ले लो, $100 बिलियन की इंडस्ट्री मत ले लो। डिजिटल कंजम्पशन ही है आगे की इंडस्ट्री। जो चाइना 15 साल पहले मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था, आज पूरी दुनिया डिजिटल कंजम्पशन के प्रोडक्ट बना रही है, और सारी $1 ट्रिलियन कंपनीज, गूगल, फेसबुक, एप्पल, हमारे यहाँ बिगेस्ट कंपनीज डिजिटल कंजम्पशन की हैं। उन कंपनीज को अगर हम गला घोट देंगे ब्रॉडर स्ट्रोक के चक्कर में, तो 10 साल बाद हम बहुत पीछे छूट जाएंगे। तो बहुत केयरफुली ये लॉ बनाना चाहिए कि व्हाट इज अ स्किल, व्हाट इज अ गैम्बलिंग। गैम्बलिंग बिल्कुल बेशक आप बंद करिए, बट प्लीज केयरफुली टेस्ट करना जरूरी है, नहीं तो हम ऐसा कुछ कर देंगे कि हमें ड्रग्स बैन करने हैं
तो पूरा फार्मास्यूटिकल भी बैन कर दो, क्योंकि हमें क्या हम कि फार्मास्यूटिकल में जब केमिकल गया तो 1 mg गया और ड्रग में 10 mg गया, नहीं, प्रॉपर गाइडलाइन बना के होता है। ठीक है, तो अभिषेक, आपने दोनों ही हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जो गेमिंग कंपनीज के यहाँ पर सीईओ या फाउंडर्स बैठे उनकी बातें सुनी। अब ये है, इन्होंने एक उदाहरण दिया कि स्टॉक मार्केट भी होता है, वहाँ पर भी लोग पैसा लगाते हैं, वहाँ पे भी लोगों को नुकसान होता है, तो फिर इसमें क्या दिक्कत है? ये तो लोग अपने स्किल सेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे कोई रमी में नहीं जीतता, ऐसे कोई पोकर में नहीं जीतता, तो फिर इसको क्यों आप बंद करना चाहते हैं? फिर ये तो गलत है। और कुछ इसी हद तक का तर्क जो है वो कोर्ट्स भी दे रहे हैं, लेकिन सरकारें नहीं मान रही हैं। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, वो आर्टिकल 19 हो सकता है, आर्टिकल 14 हो सकता है, और ये बहुत ही अहम आर्टिकल्स हैं। राइट टू कैरी ऑन बिजनेस और प्रोफेशन, राइट टू इक्वालिटी। इसीलिए अगर कोई ऑर्डिनेंस या कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन या कोई भी एक्ट किसी चीज को बैन करेगा तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसकी प्रोटेक्शन के लिए आएगा। इसीलिए ये माना जाता है कि किसी भी एक्टिविटी को बैन करने से पहले ये समझना चाहिए कि क्या हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं। रेगुलेशन आंसर है, बैनिंग आंसर नहीं है जी। दूसरी बात, अगर हम ऑनलाइन गेमिंग या गैम्बलिंग, आई विल नॉट गो गेम्स ऑफ स्किल वर्सेस गेम ऑफ चांस एट दिस स्टेज, अगर आप ऑनलाइन गेमिंग को बैन करना चाहते हो तो आप फिजिकल गेमिंग का क्या करेंगे? आप एंटरटेनमेंट सेक्टर्स के बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो एंटरटेनमेंट रिलेटेड है, हॉर्स रेसिंग है, आप उसका क्या करेंगे? आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव का क्या करेंगे अगर यही प्लेटफॉर्म्स बाहर चले जाते हैं इंडिया से और ऑपरेट करते हैं, और कोई जो प्लेयर है वो कर्नाटका से निकल के बॉर्डर क्रॉस करके खेलता है, आप उसका क्या करेंगे? तो आई थिंक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आज देश को, और जब प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग को इंडिया को हब बनाना है ऑनलाइन गेमिंग का, तो बैनिंग इज नॉट द राइट सॉल्यूशन। वो ऑर्डिनेंस आएगा तो ऑर्डिनेंस चैलेंज होगा, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। सबसे ऊपर है हमारे भारत का संविधान, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमको देखना पड़ेगा कि क्या ये बैन आर्बिट्री है, क्या ये बैन आर्टिकल 19 के प्रोविजंस का तो उल्लंघन अभिषेक जी, फिर इतनी राज्य सरकारें, चाहे कर्नाटक की हो, चाहे आंध्र प्रदेश की हो, चाहे तमिलनाडु की हो, चाहे केरल की हो, क्यों फिर चाहती हैं कि ये सब बैन हो जाए? उसमें उनका क्या इंटरेस्ट है? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि किसी गवर्नमेंट का क्या इंटरेस्ट है। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं, मगर क्या हर डिसीजन करेक्ट है? ये जो डिसीजंस होते हैं, दीज आर आल्सो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि इवन पॉलिसी डिसीजंस के तहत भी एक कंपनी रिट पिटीशन फाइल करके उसको जुडिशियल रिव्यू में लेके जा सकती है। तो आपकी बात बहुत ठीक है कि 5 स्टेट्स का ये व्यू है, मगर बाकी 5 स्टेट्स का जो व्यू है वो बाकी 24 का तो नहीं है। तो इसीलिए आज ये आवश्यक है और अत्यंत आवश्यक है कि हम एक मिनिमम गाइडलाइंस बनाएं और एक सेंट्रल कोड बने, जिसमें कि बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि आप इस लिमिट से ज्यादा खेलोगे नहीं, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड एक्सेट्रा लिंक करा जाए, एंड ऐसी बहुत सारे आप इंडस्ट्री को पार्टिसिपेटिव मोड में लाके एक मिनिमम गाइडलाइन कोड बनाइए, एक सेंट्रल कोड बनाइए, और वो सेंट्रल कोड एप्लीकेबल होना चाहिए पूरे देश पर, जिससे कि हर स्टेट में यूनिफॉर्मिटी हो। भाई, आप गोवा में जाके खेल सकते हो, आप महाराष्ट्र में जाके नहीं खेल सकते, आप कर्नाटका में जाके ऑनलाइन खेल सकते हो, दिल्ली में जाके नहीं खेल सकते। तो सेंट्रल गाइडलाइंस चाहिए, मिनिमम प्रोग्राम चाहिए, मिनिमम गाइडलाइंस चाहिए, और हम इस इंडस्ट्री को इस स्टेज पर मार नहीं सकते। ये आई थिंक आज बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इंडस्ट्री भी ये चाहती है कि इंडस्ट्री किल ना हो, रेगुलेट हो, ऐसे नॉर्म्स दिए जाएं, कितना आप प्ले कर सकते हो, क्या आपके लिमिट्स हैं, आपका पैन क्या है, आपका आधार क्या है, अगर आपका पैन में इनकम इतने से कम है तो आप इतना नहीं कर सकते, आपकी एज लिमिट क्या है, अगर ये सब रेगुलेट होता है। ठीक है, एक प्रश्न मेरे मन में आता है जी, ठीक है सत्यम, एक प्रश्न मेरे मन में आता है। मैं ऐसा मत सोचिएगा कि मैं किसी चीज के खिलाफ हूं या किसी चीज के पक्ष में हूं, लेकिन कुछ बातें हैं जिनको मैं भी इग्नोर नहीं कर सकता। अब ये है कि आपने कहा स्टॉक मार्केट वाली बात, कितनी बार आपने सुना कि स्टॉक मार्केट में लॉस होने से आदमी ने आत्महत्या कर ली? कितनी बार आपने ये सुना कि स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए, दोस्त से उधार लिया, दोस्त ने मार दिया? कितनी बार आपने ये सुना कि बच्चे जो हैं अपना सब कुछ छोड़ के
करके अब वो ये रमी और पोकर में पैसे लगा रहे हैं, दिन रात आदमी बैठ के उसमें अपना एक्सपोजर ले रहा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट भी उसी तरह की चीज है जहां पर अनसर्टेनिटी बहुत रहती है। लेकिन ये जो ऑनलाइन गैम्बलिंग है ये उससे अलग चीज है, इसकी सीधी तुलना तो पहली बात हो नहीं सकती। और दूसरी बात, अगर कोई सरकार, कोई राज्य सरकार जिसको दिख रहा है कि इससे लोग अपनी बचत गंवा रहे हैं, लोग युवा जो हैं वो इसके चक्कर में पड़ रहे हैं और उन्हें इसका चस्का लग रहा है, तो क्या ये गलत नहीं है? नहीं, बेसिकली जैसा कि आपने एग्जांपल बताया कि स्टॉक मार्केट के ऐसे कोई चीजें सामने नहीं आई, वो हुई होंगी हालांकि। और चलिए मैं कह रहा हूं ठीक है, लेकिन उसमें हाँ ठीक है, आप पूरा कीजिए। हाँ, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो न्यूज आर्टिकल में छपी होंगी, मेरे को अभी इतनी नॉलेज में नहीं है कि क्या क्या हुआ है इसमें स्टॉक ट्रेडिंग में। बट जो बेसिकली जो स्टॉक ट्रेडिंग है वो अपील करती है थोड़ा सा एज रेंज, अगर आप एज समझे तो वो 20, यही तो पॉइंट है ना सत्यम, 45 तक थोड़ा सा। हाँ, लेकिन आप समझे ना कि अगर 18 ईयर से बच्चा एबव हो गया तो हमारा जो है वो हमारा जो ऑडियंस रहता है तो वो 18 से 40 में तो हमारा भी रहता है, वो डाइवर्सिफाइड रहता है कि 18 से क्या आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है जिससे आप इंश्योर कर रहे हैं? क्योंकि मैं तो अब मैं यहाँ क्या नाम लूं और क्या बताऊं, लेकिन मैं हजारों बच्चों को जानता हूं जो खेलते हैं आपके प्लेटफॉर्म पर और वो 18 से नीचे के हैं। आपके पास है सिस्टम इंश्योर करने का कुछ? सर देखिए, हम बिल्कुल मैं बताता हूं हम लोग क्या कर सकते हैं अपने हैंड से। हम लोग आपका एज, आप जब प्लेटफॉर्म में साइन अप कर रहे हैं तो आपका एज आप जो बताएंगे वही मान लेंगे फॉर एग्जांपल। लेकिन उसके बाद आप जब प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करेंगे तो हम आपका आधार कार्ड वेरीफाई करते हैं। तो आधार कार्ड में जो एज होनी चाहिए वो 18 से अबव होनी चाहिए। तो जब आपकी 18 से अबव एज होगी तभी आप प्लेटफॉर्म को ऑपरेट कर पाएंगे, आप गेम्स प्ले कर पाएंगे, आप विड्रॉल्स कर पाएंगे, डिपॉजिट कर पाएंगे। तो बेसिकली अब फॉर एग्जांपल मैं हूं, अब मेरी एज 16 है और मैंने बाय द वे किसी धोखे से किसी और का पैन कार्ड वेरीफाई कर दिया जो कि 18 से अबव था, तो उसमें तो उस पेरेंट्स, तो अगर पेरेंट्स का कराया या फिर किसी का भी कराए तो वो वहां पर उनके आपस की अंडरस्टैंडिंग है उन्होंने क्यों करवाया या फिर उन्होंने क्यों कराया। बट हम लोग एज अ प्लेटफॉर्म इंश्योर करते हैं कि जितनी केवाईसी हम अपने एंड से ले सकें, चाहे वो डिपॉजिट लिमिट्स हो, चाहे वो आधार केवाईसी हो, चाहे वो विड्रॉल लिमिट्स हो, चाहे वो प्लेइंग लिमिट्स हो, चाहे वो रिस्पॉन्सिबल गेमिंग हो, वो सारे चेक्स हम लोग फॉलो करते हैं खुद से। ठीक है, चलिए मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ठीक है, मैंने आपकी बात मानी और यहाँ पे एक छोटा ब्रेक लेते हैं। तो क्या यहाँ पर एक टिपिकल, और जैसे अब आपने बार बार स्टॉक मार्केट का उदाहरण दिया, तो वहां पर बाकायदा सेबी नाम का एक रेगुलेटर है जो सारी चीजों को देखता है और उसके पास कई ऐसे पावर्स हैं जो देश की दूसरी बहुत अहम बॉडीज के पास होते हैं, तो वो बात अलग है। तो क्या हमारी ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को इस समय, या गैम्बलिंग इंडस्ट्री कह लीजिए, जो गेमिंग का एक हिस्सा बन जाएगा, जहां पर आप स्किल सेट गैम्बलिंग की बात कर रहे हैं, स्किल सेट से पैसे कमाने की बात कर रहे हैं, उससे पहले एक प्रॉपर रेगुलेटर चाहिए, उसके बाद ये चीजें आनी चाहिए, क्योंकि इस समय पूरा मामला ग्रे एरिया में है, ना सही है ना गलत है। तो आप करेंगे क्या? उसका एक छोटा ब्रेक लेते हैं और फिर इस रेगुलेटर वाले पॉइंट पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। आज बात हो रही है कि ऑनलाइन गेमिंग और उसके अंदर ऑनलाइन गैम्बलिंग, क्या बैन से उस पर बात बन जाएगी? क्योंकि हाल ही में जो तमिलनाडु सरकार है उसने इस पर बैन लगाने के लिए एक ऑर्डिनेंस पास किया, जिसके तहत वो अब अपने राज्य में ऑनलाइन गैम्बलिंग, खासतौर पे रमी और पोकर और इस तरह के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर बैन लगा रही हैं। तर्क ये है कि इससे लोग अपनी कमाई गंवाते हैं, अपनी बचत गंवाते हैं, युवा भटकते हैं और कई बार तो इसमें आत्महत्या जैसी दुखद बातें भी सामने आती हैं। और गेमिंग कंपनियों का तर्क ये है कि ये एक स्किल सेट का गेम है। वक्त वक्त पे जो अलग अलग हाई कोर्ट से उनके भी डिसीजन कुछ इसी तरीके से आए और मामला सुप्रीम कोर्ट में है और वो गेमिंग कंपनियों से जवाब तलब कर रही हैं। तो यहाँ पर हम अपनी बातचीत को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। रिचा, क्या एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर होने से बात बन जाएगी? क्या रेगुलेटर आके, क्योंकि देखिए अभी हम चाहे इसकी तुलना क्रिप्टो करेंसी से कर लें, चाहे शेयर बाजार से कर लें या किसी भी और इस तरह से, लेकिन इसका नेचर अपने आप में बहुत अलग है। इसकी रीच बहुत आसान है, लोगों तक, बच्चों तक, सब तरह से। बाकी चीज़ों में मामला थोड़ा अलग है। अब तो सारी चीज़ें आपके फ़ोन पे अवेलेबल है, लेकिन ये बहुत ईजी है और यहाँ पर लालच आना भी बहुत ज़्यादा आसान है। हमारा देश अभी वैसा नहीं है। अगर हम तुलना कर दें कि देखिए फॉरेन में भी ये होता है, कहता बैटिंग इंडिया में लीगलाइज कर दीजिए, क्योंकि फॉरेन विदेशों की बात अलग है, हमारा देश बहुत अलग देश है और अभी उस तरीके का सेटअप हमारे यहाँ नहीं है। आपको क्या लगता है कि रेगुलेटर से मामला सुलझ जाएगा? हाँ, रेगुलेटर एब्सोल्युटली नीडेड है, बिकॉज जो साइज ऑफ इंडस्ट्री है अब सिग्निफिकेंट हो रहा है। कभी भी रेगुलेशन
बाद में ही आते हैं, पहले कभी नहीं आते, किसी भी इंडस्ट्री में नहीं आते। तो अब क्योंकि इतने ज्यादा लोग कंज्यूम कर रहे हैं, इतना ज्यादा उसमें टर्नओवर है जीएसटी, रेगुलेटर्स कैन सॉल्व अ लॉट ऑफ विल सॉल्व काफी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, और बहुत डिटेल्ड और नुआंस्ड राइट अप्रोच निकल के आएगी कि हाँ ये बेटिंग है तो, और ये गेमिंग है, गेमिंग में भी ये मनी गेमिंग है, ये फ्री गेमिंग है, जो मनी गेमिंग है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी देखना है। तो एक रेगुलेटर होलिस्टिक व्यू लेके जो सबसे राइट फॉर द इकोनॉमी एंड सोशल फैब्रिक है वो कर पाएगा। तो रेगुलेटर इज द आंसर, दैट इज वो एब्सोल्युटली राइट पाथ अहेड है। जी, यहाँ पर रेगुलेटर इज द आंसर ये कह रही कि यही एक होगा। अभिषेक रस्तोगी साहब, सेल्फ रेगुलेशन की भी बात आई, जो एक कमेटी बनी थी उसने कहा था सेल्फ रेगुलेशन पर, आपको लगता है ऐसे में सेल्फ रेगुलेशन काम कर सकता है या एक रेगुलेटर ही नीडेड है, उसी से रास्ता खुलेगा? देखिए, रेगुलेटर का अहम रोल रहेगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे पीनल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और रेगुलेशंस होगा जो एक बड़े लेवल पर रेगुलेट हो पाएगा। इसलिए ऑनलाइन गेमिंग पॉलिसी का ड्राफ्ट होना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उस पॉलिसी का रेगुलेट होना, टाइम टू टाइम अमेंड होना और राइट स्पिरिट में इंप्लीमेंट होना इंपॉर्टेंट है। अगर ऑनलाइन गेमिंग आज एंटरटेनमेंट सेक्टर की तरह देखा जाए तो उसको एंटरटेनमेंट सेक्टर की तरह वर्क करना चाहिए, गैम्बलिंग की तरह वर्क नहीं करना चाहिए। इसीलिए ये अहम रोल होगा एक रेगुलेटर का कि इस ऑनलाइन गेमिंग को एंटरटेनमेंट के माध्यम से देखा जाए। तो मेरा भी इसमें यही तर्क है सर कि अगर आप खिलाइए कोई दिक्कत नहीं है, स्किल सेट है तो रमी खिलाइए, उसमें से पैसे का इन्वॉल्वमेंट बाहर कर लीजिए, लेकिन क्या तब उतने लोग आपके पास खेलने आएंगे? कम कर दीजिए, आप प्लेटफॉर्म फी ले लीजिए 100 रुपए एक घंटे का, वो कहीं आप अगर बिलियर्ड्स खेलने जाओगे, स्नूकर खेलने जाओगे तभी भी वो उतना होगा। राइट। तो व्हाट वी वांट टू से इज दैट कि आप अगर इसको एक एंटरटेनमेंट की तरह रेगुलेट करके उसकी मॉनेटरी लिमिट ऐसी बना देते हैं जो कि एक जेन्युइन ट्रांजैक्शन है फॉर एनी इन्वेस्टमेंट, फॉर एनी एंटरटेनमेंट, तो कोई समस्या नहीं आएगी। समस्या केवल वहां आती है जहां पर हाई स्टेक इन्वॉल्व हो जाता है। आप बिल्कुल 50-50 नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी सलाह। रिचा, क्विक कमेंट 10 सेकंड में बताइए। सही बात है, आप देखिए डिफरेंशिएशन करना बहुत जरूरी है, और अभिषेक भी वापस इसको बोल रहे थे कि गैम्बलिंग या मनी गेमिंग और गेमिंग अलग अलग तरीके से देखिए। गेमिंग एंटरटेनमेंट की तरह देखिए, उसको भी रेगुलेट करिए, चाइना में रेगुलेटेड है कि इतने आवर्स ही खेल सकते हैं, और गैम्बलिंग को अलग से देखिए, बट हाँ उसके अराउंड रेगुलेशन एंड पॉलिसी लगेगा, और पॉलिसी से बिजनेसेस को भी क्लैरिटी मिलती है, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी टू प्रॉस्पर। ठीक है सत्यम, क्विक कमेंट, क्या ऐसा हो जाए कि हाँ ठीक है 100 रुपए की फीस है, आइए खेलिए, अपने स्किल सेट यूज कीजिए, उसमें आप एक ट्रॉफी दिखा दीजिए, एक डिजिटल ट्रॉफी दे दीजिए, लेकिन ये हाई स्टेक वाली जो बात है जहां रोज आदमी अपने लॉस को रिकवर करने आता है और अंततः जुआ ही हो जाता है, क्या कहेंगे, वैसा सिस्टम सही रहेगा? हाँ बिल्कुल, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको बिल्कुल ऑनर करेंगे हम लोग, अगर ऐसा है तो बिल्कुल कोई इशू नहीं है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है कि आप लोग जो खुद कंपनियां चला रहे हैं ऐसी और समझ रहे हैं इस चीज की कि इसमें कितनी गंभीरता है और इसके क्या एक भारत जैसे देश में जहां बहुत अलग अलग लेवल पे लोगों की सोच है, समझ है, उनके आर्थिक स्तर हैं और उसके क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या नहीं, ये अगर आपकी इंडस्ट्री समझ रही है तो अच्छा लग रहा है सुन के। लेकिन अभी तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, राय यहां पे निकल कर आई कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। जो हाई कोर्ट्स थे उन्होंने अपना रुख किया, सरकारों का अपना रुख है। आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो ऑनलाइन प्लेयर्स हैं उनसे बातचीत करने के बाद इसमें किस तरह का नियम रुख अख्तियार करता है और आगे चलते हुए क्या हम इसमें भी एक रेगुलेटर की एंट्री देखेंगे, ये थोड़े बहुत सवाल रहेंगे जो शायद थोड़े दिनों बाद हमें पता चलेंगे। लेकिन हाँ, आज की तारीख में इसमें दोनों तरह के पक्ष हैं और ये भी है कि एंड यूजर का जो व्यक्ति है जो खेल रहा है उसका ध्यान रखना जरूरी है, ये बातें वहां तक ना पहुंचे जहां लोगों को हैवी लॉसेस हो जाए, उनकी जान पे बनाए, आप ये कोई नहीं चाहेगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए। आई थिंक ये बहस लंबी जाएगी, हम फिर दोबारा बैठेंगे, कुछ चीजें आ जाती हैं, कुछ रूलिंग्स आ जाती हैं, एक बार फिर इस पे बात होगी, क्योंकि अब ये ऑनलाइन जो है वर्ल्ड ये हमारे जीवन का हिस्सा हो चुका है, चाहे खेल हो, चाहे शॉपिंग हो, चाहे कुछ और हो। बहुत धन्यवाद आप तीनों का, नमस्कार।